बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको मेहंदी भी दिखाऊंगी और साथ स्टोरी भी सुनाऊंगी। अरे ज़ैनब, तुमने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है, तुम्हें तो किसी पार्लर में काम करना चाहिए। देखो तो इतनी अच्छी मेहंदी लगाने के तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी तो बहुत सी मुश्किलात का हल भी हो जाएगा। जो तुम हर वक्त रोना धोना करती रहती हो, अम्मा मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं करती और ज़रूरत के अलावा मुझे पैसे नहीं देती, तुम्हारी ये तमाम ख्वाहिशात ज़रूरियात पूरी हो जाएगी। ये मेरी दोस्त समन की आवाज़ थी जो मेरे पास आज मेहंदी लगाने के लिए आई थी। आज इसकी बहन की मायूं थी, वो हमेशा मुझसे ही मेहंदी लगवाया करती थी। मेरे हाथ की मेहंदी की दूर दूर तक धूमें थी। लड़कियां दूर दूर से मेरे पास आती थी और उन्हें मेरे हाथ की मेहंदी के डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे। मेहंदी लगाना बाकायदगी किसी से सीखा नहीं था, मुझ में खुदा की सलाहियत थी और मैंने कभी भी इस सलाहियत से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुफ्त ही मेहंदी का काम किया करती थी। अब समन ने मुझे नई राह दिखा दी थी। पिछले कुछ दिनों से घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इस महंगाई के ज़माने में अब्बा की पेंशन का गुजारा नहीं किया जाता था। छोटी दोनों बहनें स्कूल जाती थी। अम्मा की दवाइयों का ख़र्चा इन पैसों में से नहीं पूरा होता था। मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना किसी पार्लर में जाऊं और जब अम्मा से मैंने अगले दिन उठकर बात की तो अम्मा कहने लगी कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो। जानती हो कि पार्लर वालियाँ कितने पैसे हथिया लेती हैं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए वहाँ से जमा करके रखूँगी। मैंने अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें कहने लगी, प्यारी अम्मा, बस एक बार मेरे साथ चलो, मैं इनसे बात कर लूँगी, उन्हें अपनी मजबूरी बता दूँगी। मगर अम्मा किसी तौर पर नहीं मानी थी और मैं फिर मुंह फुलाकर बैठ गई थी। खाना पीना छोड़ दिया था, पूरा दिन भूख हड़ताल की थी। अम्मा का दिल पस्त हो गया और लड़कियों की इतनी ज़िद करना ज़ैनब अच्छी बात नहीं होती। अगले घर में जाना है तो क्या यही आते लेकर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि अम्मा ने ज़िद करने के अलावा इसे कुछ भी नहीं सिखाया। अम्मा ने कहा तो जो मुझे कुछ कहेंगी तो मैं इनको ज़रूर जवाब दे दिया करूँगी। आप अपनी बेटी पर भी इतना भी एतबार नहीं करती कि वो आपकी तरबियत को कभी भी नहीं डूबने देगी और ना ही आपके बारे में लोगों को बातें बनाने का मौका देगी। अम्मा कहने लगी, तुम इस बातों में जीतना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैं अम्मा से ये बात मनवा कर ही दम लिया और मेरे साथ कम से कम एक बार किसी तरह से पार्लर में ज़रूर चले गई। और अगले ही दिन जब मैं एक शहर के जाने माने पार्लर में गई तो इससे मैंने ब्यूटिशियन का काम सीखने के बारे में बात की तो इतनी ज़्यादा फ़ीस बता दी कि मैं कभी भी अदा नहीं कर सकती थी। ये सुनकर घबराई गई थी कि अपना ख्वाब मुझे चकनाचूर नज़र आ रहा था और अम्मा मुझे जताती हुई नज़रों से देखते हुए कहने लगी, ना कहती थी कि ये हमारी पहुंच से दूर है। ये बहुत महंगे शौक़ हैं जो हम गरीब लोग उन्हें उठा नहीं सकते। इस एक आस के तहत ब्यूटिशियन को कहा कि मैं मेहंदी में भी बहुत अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। अगर आप मुझे काम देंगी तो मैं 3 घंटे अपना काम सीखूंगी और पार्लर टाइम में लड़कियों को मेहंदी लगा दिया करूँगी। कुछ देर तक वो मुझे देखती रही, फिर इसने एक लड़की को मेरे पास बिठा लिया और कहने लगी कि इसकी मेहंदी लगा कर दिखाओ, मैं देखूं कि तुम कितनी मेहंदी अच्छी लगाती हो। फिर मैंने जब नहायत नफासत से इस लड़की के हाथ में नुफ्स व निगार बनाया ना शुरू कर दिया था कि देखकर मैडम का मुंह खुले का खुला ही रह गया। इसके पूरे पार्लर में इतनी अच्छी मेहंदी कोई भी नहीं लगा सकता था। हालांकि इसने इस काम के लिए प्रोफेशनल लड़कियां भी हायर की हुई थी, इनकी अच्छी खासी पेमेंट भी देती थी। इसके दिल में लालच आ गया और वो तो मेरी अच्छे खासे पैसे वसूल कर रही थी, तो क्यों ना वो मुझे यहाँ पे रख ली। इसमें इसका ही नुकसान बिल्कुल नहीं था बल्कि फ़ायदा ही था। अब इसने मुझे कह दिया था कि तुमने कल से आना है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मुझे अपना ख्वाब पूरा हुआ
होता हुआ नज़र आ रहा था। और फिर वादे के मुताबिक 3 घंटे मैं ब्यूटिशन का काम सीखती थी और बाकी का वक्त भी मेहंदी लगाती थी। मेरा 3 महीने का कोर्स था और 3 महीने के बाद मैंने इस पार्लर में जॉब करना शुरू कर दी थी। पलकें झपकते ही 3 महीने कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। 3 महीने के बाद मैंने इसी पार्लर में जॉब कर ली थी। पलक झपकते ही 3 महीने कैसे गुजर के पता भी नहीं चला। जो तनख्वाह मुझे इसने बताई थी वो मेरी सोच से कम थी, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ इससे डबल तनख्वाह लेती थी, जबकि मैं तो इनसे ज़्यादा अच्छे काम कर लेती थी। मेरे हाथ में नफासत थी, महारत थी, मगर वो भी समझ गई थी कि मेरी मजबूरी है। अब चूँकि मैंने इससे बहुत ही पहले बात कर ली थी कि तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम मैं यहाँ जॉब कर लेती हूँ, इसके बाद मैं किसी और सैलून में जाकर देखूँगी, तब तक मुझे एक्स्ट्रा भी काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन सब लड़कियाँ ही ऐसा करती थी। कुछ तो मुस्तकबिल बुनियादों पर काम करती थी और कुछ मखसूस टाइम तक काम करती रहती थी। तजर्बा हासिल करते ही फिर यहाँ से चली जाती थी, वो भी मामूली की तरह। मैं ही एक दिन था, इस वक्त पार्लर में इतना रश नहीं था। तब मैं मैडम कहने लगी कि मैं ज़रा शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, अगर कोई क्लाइंट आए तो इसको देख लेना। यहाँ पर मेरे अलावा और 2 लड़कियाँ थीं और बहुत मैं मौजूद थीं, जो आपस में बातों में खुशगवार थी और मसरूफ़ थी। तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आईं और सर से लेकर पाँव तक काले बुरखे में मबलूस थी और दोनों आकर कहने लगी कि यहाँ पर मेहंदी कौन लगाता है। तब मैंने इन्हें बताया कि मैं लगाती हूँ। फिर वो मेरे पास आकर कहने लगी कि हमें मेहंदी लगवानी है। फिर मैंने इनके हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू कर दी। तो इस लड़की के हाथ बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत, नरम और मुलायम, किसी रुई की मानब गोदाज। जब मैंने इसके हाथ को छुआ तो मेरे हाथ इसकी उंगलियों में धंस गए थे और मैं इतना नरम हाथ ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इसका रंग भी बेतहाशा सफ़ेद था। मेरा बेख्तियार दिल चाहने लगा कि मैं इसका चेहरा देखूं। इसका चेहरा भी हाथों की तरह बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद था। क्या यकीनन वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो किसी पर्देदार ख़ानदान की लड़की थी। जब मैंने इसके हाथ पे मेहंदी लगाई तो इसने मेरे तवक्को से ज़्यादा मुझे मेरा मुआवजा दिया और कहने लगी कि तुम्हारा काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मेरे कुछ टाइम के बाद शादी होने वाली है, मैं अपनी शादी पर तुमसे मेहंदी लगवाऊंगी। तब मैंने इसे अपने घर का पता बता दिया। जानती थी कि अगर मैं पार्लर से गई तो मुझे मैडम को भी हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे अपने घर का पता बता दिया था। वहाँ से भी अम्मा के साथ जाती और तब वो सारे पैसे मेरे ही काम आते। अब मुझे भी कुछ ना कुछ चालाकियाँ आना शुरू हो गई थी। मैं जान गई थी कि यहाँ पर सीधे सादे तरीके से चलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और मेरी तनख्वाह इसे भी अपनी और छोटी बहनों की बहुत सी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, जिसकी वजह से मैं ये काम करती थी। और अम्मा भी एक तरह से खुश थी कि इनका बोझ बढ़ गया था और मुझे हमेशा बचत करने पर दर्स देती रहती थी और कहती थी कि कल को मैंने तुम तीनों की शादियां करनी है और तुम लोगों के लिए मुझे जहेज़ भी तैयार करना है। ऐसे में तुम पैसे संभाल कर रखो, ये तुम्हारे ही काम आएंगे। इससे भी मेरे लिए ही आसानी होगी। मगर मैं अम्मा की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी और अम्मा उन्हें हमेशा कहती थी कि आप भी कमाई करती हैं, जानती हैं मेरी तबीयत को मैं शादी तो वहाँ पे करूँगी जहाँ पे मैं लोगों को जहेज़ का लालच नहीं होगा और वो इस चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे। कि मेरी बात पर अम्मा अफसरदगी से मुस्कुराती और कहती कि आजकल इस ज़माने में ऐसा कहाँ होता है। लड़कियां तो अम्मा की दहलीज पर जहेज़ की वजह से बैठी रहती हैं
और बूढ़ी हो जाती हैं, मगर जहेज ना होने की वजह से इनसे कोई भी शादी नहीं करता। लोगों की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई है, उन्हें पैसे के अलावा कुछ भी और भी नहीं सूझता। जुमे का दिन था। जुमे के दिन हम लोग अपने पार्लर को बंद कर किया करते थे और सब अपने घरों में रेस्ट किया करते थे। दोपहर का वक्त हो रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने दरवाज़ा खोला और सामने एक अजनबी लड़की खड़ी थी। मुझे वो जानी पहचानी लग रही थी, बुरखे में मबलूस थी। मैंने इसे पहचान लिया था, ये वही लड़की थी जो इस दिन मेरे पास पार्लर में आई थी। इसने मुझे से अपना तारुफ नूर बीबी के नाम से करवाया था। वो मुझसे कहने लगी कि अलिशबा बीबी ने आपसे मेहंदी लगवाई थी और कहा था कि मैं अपनी शादी पर आपसे मेहंदी लगवाऊंगी। तब मेरे जहन में झमका के और मेरे जहन में वही गोरे हाथों वाली लड़की का सरापा घूम गया। मैंने ताइदगी से और सर हिलाकर तो कहा हाँ। कहने लगी कि आज अलिशबा बीबी की शादी है और वो आपसे मेहंदी लगवाना चाहती है। अगर आपकी जहमत ना हो तो आप मेरे साथ अभी चल सकती हैं और मैं बग़ैर अम्मा से पूछे इनकी इजाज़त के बगैर कहीं भी नहीं जाती थी। मैं इस लड़की को घर ले आई और अम्मा को कहने लगी कि इनके घर में दुल्हन की मेहंदी लगाने के लिए जाना है। अम्मा कहने लगी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और मैं अकेले भेजना भी नहीं चाहती। ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। ना जाने वो कौन से और कैसे लोग होंगे। अम्मा को ये कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी। अम्मा गुस्से से कहने लगी कि मगर ये भी तो सोचो कि मैं अकेले कैसे भेज सकती हूँ। तभी वो लड़की कमरे से बाहर आई और हमारे दरमियान में जो बोल पड़ी और अब हम ख़ानदानी लोग हैं और हम इज़्ज़तदार लोग घराने के ताल्लुक़ रखते हैं। इज़्ज़त करवाना और दूसरे की इज़्ज़त की हिफाजत करना हमें आता है। आप किसी भी चीज़ की फ़िक्र ना करें, किसी भी चीज़ इसी तरह हिफाजत से आप की बेटी को लेकर जाऊंगी, इसी तरह से आपकी को वापस लबीद छोड़ कर दूंगी। आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके अंदाज में ना जाने ऐसा क्या था कि अम्मा ने इसकी बात मान ली और फिर मैं चादर ओढ़ी और इसके साथ आ गई। अम्मा कहने लगी कि घर जल्दी वापस आ जाना, जब तक तुम घर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे बारे में परेशान होती रहूँगी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और कहा कि काम में ऐसा तो होता ही है, अगर मैं लोगों के घरों में नहीं जाऊँगी तो मैं काम कैसे करूँगी, फिर मेरा काम कैसे चलेगा। अम्मा को मेरी बात समझ आ गई और फिर मैंने इस लड़की के साथ इसकी गाड़ी में सवार हो गई थी। जैसे ही गाड़ी हमारे घर की हदूद से बाहर निकली तो निकल कर रोड पर आई तो इसने मुझे एक चॉकलेट खाने के लिए दी। इस चॉकलेट का खाना ही था कि मुझे ऊँघ आ गई। ना जाने वो कितनी देर तक सोती रही। फिर मेरी आँख इस लड़की की जगाने पर खुली और हड़बड़ा कर मैं रह गई और इस बात पर शर्मिंदा हो गई थी कि मैंने न जाने कितनी देर तक सोई रही थी, जबकि इस तरह से कभी भी मुझे नींद नहीं आई थी। और अलिशबा मुझे देखकर कहने लगी कि शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नींद आना तो फितरत बात है और चले शुक्र है आपकी नींद पूरी हो गई है, अब आप चलें। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो बाहर का मंजर देखकर हैरान रह गई थी कि ये बहुत ही बड़ा घर था कि बल्कि घर नहीं, ये एक महल था। इस कदर खूबसूरत आलीशान महल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। आसपास का इलाका भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हरे बड़े दरख्त थे और रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। मैं महवियत से हर एक चीज़ को टकते हुए आगे बढ़ती रही और मैं इन्हें ऐसा मंजर कभी भी नहीं देखा था। फिर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इस महल नमा के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है और जब हम इसके पास से पहुँचे तो इसने झुककर हमें सलाम किया और फिर हमारे लिए दरवाजे खोले और अंदर दाखिल होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी और नई दुनिया में आ गई हूँ। बेख्तियार इस लड़की से पूछ ही बैठी कि ये कौन सी जगह है और वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली कि ये नूरिस्तान है।
मैंने इसे हैरानगी नज़रों से देखा तो नूरिस्तान में मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना था। ये कहा कि ये कहाँ वाक़या है। वो कहने लगी कि ये पाकिस्तान में ही है, मगर इसका रास्ता जंगल के बीचों बीच गुज़रता है। यहाँ के मौके के लोग ही इसके रास्ते से वाकिफ़ हैं। अजनबी लोग यहाँ पर कम से कम ही आते हैं। अब तुम फ़िक्र मत करो, अब तो तुम्हारा न जाना यहाँ कैसे आना जाना लगे रहेगा। इसके बाद ये फिर मुस्कुराती और फिर मुझे लेकर एक कमरे में चली गई और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ठीक है, दुल्हन आज भी बुरखे में मबलूस थी। अब भी इसने अपने चेहरे को नकाब से पोशीदा रखा हुआ था, बल्कि यहाँ पर तो जितनी भी लड़कियाँ औरतें थी सब के चेहरे नकाब के पोशीदा थे और लोगों की तरफ सिर्फ आंखें ही नकाब में नज़र आ रही थी और आंखें देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो सब एक से एक बढ़कर हसीन हैं। अब मैं भी एक तरफ बैठकर और दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए इसकी नरम सफ़ेद हाथों को बाजू देखकर बार बार मेरे जहन में ये बात आती थी कि आखिर ये हाथों और पाँव में क्या ऐसा इस्तेमाल करती है जो इसके हाथ इस कदर खूबसूरत हैं। और ये बात पूछना ही चाहती थी कि मगर फिर ये सोचकर चुप कर गई कि ना जाने वो मेरी बारे में क्या सोचेगी। और अमूमन लड़कियां अपनी खूबसूरती का राज किसी को भी नहीं बताती। अभी मैं भी इसे मेहंदी लगा ही रही थी कि जब वो और भी लड़कियां आ गई और मेरे पास आकर बार बार वक़्त देख रही थी और मुझे यहाँ पर कितना टाइम हो गया था। जानती थी कि मैं जब तक घर नहीं जाऊंगी अम्मी मेरे हवाले से परेशान रहेगी। इसी वजह से मैं बार बार इस लड़की से वक़्त के बारे में पूछ रही थी। और फिर जब मैंने सबको मेहंदी लगा चुकी थी तो मैंने इन लोगों से इजाज़त दी तो उन्होंने मुझे मेरी तवक्को से ज़्यादा मुझे इसका मुआवजा दिया। और हिचकिचाहट में मैंने कहने लगी, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, इतनी अजरत नहीं बनती। और लड़की हंस पड़ी और इसकी हंस बहुत खूबसूरती थी, साफ शफाफ किसी झरने की मान। कहने लगी कि कह हम अपनी खुशी से दे रहे हैं कि तुमने जितनी खूबसूरती मेहंदी हमें लगाई है, आज तक इतनी खूबसूरत मेहंदी तो हमने देखी तक नहीं थी। इससे तो हमारे हाथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मैं इसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली गई। मैं नहायत हैरत से चारों तरफ देख रही थी कि ये घर किस कदर खूबसूरत है। यहाँ पर एक एक चीज़ बहुत कीमती और लाखों की मालियत रखती है। तभी मैं चलते चलते किसी से ज़ोर से टकरा गई थी। वो फ़ौरन से पीछे हट गई। जब सामने देखा तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। जो कोई भी था जैसे यूनानी देवता सा हुस्न रखता था और वो भी मुझे एक यक देखता ही रह गया था। इसका गोरा रंग, नीली आंखें, सुनहरी बाल और ऊंचा लंबा कद इसकी खूबसूरती में चार लगा देते थे। और वो भी मुझे हैरत निगाहों से देख रहा था। इसकी निगाहों में मेरे लिए पसंदगी थी। फिर तब मैं ही इसने सवालिया नज़रों से मेरे साथ लड़की से कुछ पूछा तो वो कहने लगी कि ये मेहंदी लगाने के लिए आई थी। अब मैंने इसे वापस छोड़ने जा रही हूँ। तब इसने हल्का सा सर हिलाया और हमें जाने के लिए इजाज़त दे दी। इसके बाद फिर से ऐसा ही हुआ था कि जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो फिर मैं सो गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं घर के दरवाजे के बाहर मौजूद थी। हैरान थी कि ना जाने इस गाड़ी में ऐसा क्या था कि जिसमें बैठते ही मुझे नींद आ जाती थी। हालांकि मुझे सफ़र के दौरान सोने से ज़्यादा बाहर नज़ारे देखना अच्छा लगता था। जब मैं घर आई तो बहुत खुश थी और ये देख कर के मेरे हैरत की इंतहा ना रही थी कि मैं तो समझ रही थी कि मुझे वहाँ पर कितने घंटे गुजरे हैं। घर पहुँची तो शाम हो चुकी थी। यहाँ पर तो अभी दोपहर का वक्त था और अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, तुम बड़ी जल्दी आ गई हो, तो उम्मीद नहीं थी कि मुझे लगता था कि तुम काफ़ी देर तक वापस आओगी। इस बात पर तो मैं हैरान हो गई। तो वहाँ पर तो मैंने बहुत वक्त लगाया था, मगर इतनी जल्दी मैं वापस कैसे आ गई।
मुझे भी हैरत थी कि मगर मेरे हाथ इतने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पैसे थे कि जिनको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। इतने पैसे तो एक माँ की तनख्वाह में मिलते थे। मेरी अम्मा के हाथ में वो पैसे मैंने रखे तो अपने कमरे में आ गई और दोबारा से बिस्तर पर लेटते ही वो मैं सो गई थी। ना जाने क्यों मुझे अब बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। सो रही थी जब मुझे अपने चेहरे पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे गालों को हंसी के साथ छू रहा है, कोई मेरे सर के बालों में अपने हाथ की उंगलियां चला रहा है। इस सब से मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मैं सरों की कैफियत में आ रही थी और फिर मैंने ये सोचकर बढ़ाकर उठ बैठी कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था। फिर ये कौन सा था जो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। मेरे मैं उठकर बैठते ही यहाँ से गायब हो गया था। आज मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने सर झटक दिया और शाम को फिर अम्मी के साथ जाकर घर की ज़रूरियात का सामान लिया और अम्मी को एक अच्छा सा सूट लेकर दिया। मेरा दिल खुश और बाग हो गया जब मैंने अम्मी या बहनों के लिए कोई चीज़ें ली थी तो मुझे इसी तरह से खुशी का एहसास हो रहा था। जब मैं घर आई तो अम्मी कहने लगी कि बहुत फजूल खर्ची करने लगी हो, अब भला चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। तब मैंने अम्मी को कहा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आपको क्या पता कि एक सूट लेने से कोई क़यामत नहीं आ जाती क्या। मगर हम गरीब लोग हैं, हमारी ज़िंदगी एक ही जगह पर रुक गई है। आजकल की महंगाई ने ज़माने को सांस लेना भी दोबारा नहीं किया। मैं सोचती हूँ कि अगर तुम ये काम शुरू ना करती तो हमारा क्या होता। तुम्हारे अब्बा की पेंशन में तो गुजारा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब कल कला का तुम्हारी शादी हम कर देंगे तो तुम्हारी छोटी बहनों के अखराजात में भी तो होंगे। ये सब सोचती हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद ही सब का क्या होगा। ये सोचकर ही मेरी जान लेती है और मेरी जान चले जाती है। तुम न जाने कह रही हो इतनी महंगाई किस तरह से सब की कमर तोड़ रही है। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। अम्मा को मैंने गले से लगाया और कहने लगी कि मैंने तो आप का सहारा बनना है और आपकी मदद करनी है। माँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरे ख़्याल में मेरे पास इतने पैसे आ चुके थे कि मैं अपना छोटा सा पार्लर खुद ही बना लूँ। मैंने अपने लिए अलहदा एक पार्लर खोला जिसमें अपने लिए एक मदद के लिए 2-3 मैंने लड़कियाँ भी हायर की, जिसकी वजह से मेरे पार्लर में बहुत ज़्यादा रश आने लगा। इतना ज़्यादा रश आने लगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मेरे पार्लर में सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही ज़्यादा हजूम रहता था, जिसकी वजह से मैंने 1 महीने में अपने लिए एक गाड़ी भी ख़रीद ली। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैंने अपने घर के अखराजात भी पूरे किए और अपने माँ की खिदमत भी की और अपनी एक गाड़ी भी ख़रीद ली। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जुमे का दिन था और छुट्टी थी। मैं अपने घर में आराम कर रही थी। फिर वहीं पर एक बानो आई तो उन्होंने कहा कि मुझे आज हमारे दूसरी लड़की की शादी है हमारे, तो आपने आज हमारे साथ आना है। माँ ने मुझे कहा कि मैं भी ठीक नहीं हूँ और तुम्हारी बहन भी घर में अकेली होगी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अकेला भी नहीं जाने दे सकती। तो वो कहने लगी बानो कि आप फ़िक्र ना करें कि आपको मालूम है कि वो आपकी बेटी पहले भी हमारे साथ गई थी, तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। उसने बहुत ही ज़्यादा माँ को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया तो माँ ने उसके साथ मुझे भेज दिया और कहने लगी कि जल्दी आ जाना। मैं जब गाड़ी में बैठी तो देखा कि चारों तरफ शीशे के ऊपर काला कपड़ा रखा हुआ है और मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने ये कपड़ा बांधा हुआ है और ये जो ड्राइवर है इसको गाड़ी चलाना नज़र आएगा। वो कहने लगी कि इसको ऐनक लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी के साथ बाहर देख सकता है, पर मुझे इनके राज का मालूम ना था। मैंने फिर वहाँ पर जब थोड़ी देर के लिए
बैठी तो वहाँ पर लेटी, तो वहीं पर मुझे नींद आ गई। जब मैंने बाहर आई तो वही महल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत सजा हुआ था। मैं अंदर गई तो वहाँ पर जाकर देखा कि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ बैठी हुई हैं मेहंदी लगाने के लिए। मैंने मेहंदी लगाई तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर आई, तो बाहर आकर मैंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं और वहाँ पर स्विमिंग पूल है और उसके अंदर मछलियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का खड़ा था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शहंशाह उसका नाम था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो मेरी तरफ देखता है और देखता ही रह गया। मैं भी उसकी तरफ माइल हो गई और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हम बातें करने लगे। इतनी हम बातों में डूब गए कि उसने मेरे गालों पर हाथ रखा और कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो भी कहने लगी कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो उसके पास जाती है, वो एक कमरे में लेकर चले जाता है, उसको एक लिबास पहनाता है जो कि दुल्हन का होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसको हाथ लगाता है और कहता है काश तुम मेरी बीवी बन सकती। ये बात जब वो कहता है तो वहीं पर वो गायब हो जाता है। मैं इधर उधर देखती और हैरान हो जाती कि ये क्या माजरा है, वो कहाँ पर चले गया। मैंने इधर उधर देखा तो फिर वहीं पर चहल पहल शुरू हो गई। तो फिर मैंने वो लड़कियों को मेहंदी लगाई और घर वापस आ गई। घर आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी और मुझे बार बार उसी लड़के का ख्याल आने लगा। एक दिन मैं पार्लर से घर वापस आई तो मेरी माँ के घर में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हो रही थी। मैंने जब देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं जो कि मुझे देखने के लिए आए हैं मेरे रिश्ते को। तो मैंने माँ से कहा कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। उसने कहा कि बहुत ही बड़ा रिश्ता है और बहुत ही अच्छा रिश्ता है, इससे तुम शादी कर लो। मगर मैंने अपनी माँ को जवाब ना दिया, अंदर ही अंदर चुप कर गई क्योंकि मुझे अभी मालूम ना था कि वो भी मुझसे शादी करना चाहता है कि नहीं। मैंने फिर भी अपनी माँ से कहा कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। वो कहने लगी कि नहीं ये बेटा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, यहाँ इस रिश्ते को तो इस जैसे रिश्ते को तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर है। जिस तरह के तुम्हारे ख्वाब हैं उसी तरह के ये लोग हैं और इसी तरह के उनके घर हैं और वहाँ पर नौकर चाकर भी है जो कि तुम्हारी खिदमत करेंगे। वो कहने लगी, वो चुप कर गई और उसने कहा कि आप चाहे तो इस रिश्ते का जवाब दे दे, मैं नहीं करूँगी। मगर उसकी माँ खामोश रही, उसकी माँ ने भी जवाब ना दिया। मैं सुबह शाम उसी लड़के के बारे में सोचती रहती थी कि शायद वो मेरे घर कोई रिश्ता बेचने के लिए आए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी तो मेरी गालों पर ऐसे मुझे महसूस हुआ कि कोई हाथ फेर रहा है। मैं अचानक से उठी तो मैंने देखा कि वही लड़का मेरे पास बैठा हुआ है और मुझे कहने लगा कि काश तुम सोती रही, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर मेरी माँ ने मुझे तुम्हें देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा मुझे डांटेंगी। तुम हमारे घर में कैसे आए। वो हंसने लगा और कहने लगा फ़िक्र ना करो, तुम्हारी माँ को मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा और ना ही उन्हें पता चलेगा। और कहने लगा कि काश तुम मेरी बीवी बन जाती और मैं तुमसे शादी करता और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो चुप कर गया। कहने लगा कि तुम्हें मालूम है कि एक दिन तुम्हारे पार्लर में मेरी 2 लड़कियाँ आई थी जिसने मेहंदी लगाई थी, वो मेरी बहनें थी और हम एक जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जिन्नात हैं जिसकी वजह से हमारी बहनें एक दिन तुम्हारे पार्लर में आई और उसे तुम्हारी मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद आई और हमारे घर में आकर बहुत ज़्यादा चहल पहल करने लगी कि मैं इसी पार्लर वाले से मेहंदी लगाऊंगी अपनी शादी पर। मगर हम ना माने। हमें मालूम था कि जो इंसान होते हैं वो जिन्नात से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ होते हैं और हमने इसलिए आपको ये बात नहीं बताई थी। मगर मुझे मेरी बहन ने कहा था कि वो बहुत ही मासूम और अच्छी लड़की है, इसलिए हमने तुम्हें कह दिया कि तुम मेहंदी लगाने के लिए हमारे महल में आ सकती हो। वो बातें करता जा रहा था और मैं बस खामोशी से उसकी तरफ तकती जा रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात हुई कि ये तुम जिन्नात, मुझे समझ नहीं लगी। तो वो फिर हंसने लगा, कहने लगा तुम वाकई बहुत ही ज़्यादा भोली हो। हम एक जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर कबीले के साथ यहाँ पर इंसानों के बस्ती में रहने के लिए आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और जिसकी वजह से हमने अलहदा ही अपनी बस्ती बना ली और वहाँ पर हम बहुत ही आराम के साथ परिस्तान में रहने लगे और वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके
से रहने लगे, जिस वहाँ पर जो इंसान है बहुत ही कम जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें भी इस बात का मालूम ना था कि हम जिन्नात हैं। हमारे कबीले के लोगों से, बुज़ुर्गों से मैंने तुम्हारे लिए बात की थी, मगर उन्होंने कहा था कि तुम इंसान के साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ तो जो बुरा होना है वो सो होना है, मगर उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा जिसके साथ तुम शादी कर लोगे, और उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ेगा। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। तुम वहाँ से शादी कर लो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। जब उसने ये बात कही तो मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं सोचने लगी कि मैं एक जिन्नात से शादी करने चली थी और उसी से प्यार करने लगी थी। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मैं यहाँ से कहाँ चली गई। फिर मुझे उसने समझाया कि तुम जिस जगह पर शादी करने के लिए जा रही हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। फिर वो ये बात कहकर वहीं पर गायब हो गया। सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और कहने लगी कि अगर आप चाहते हैं वहाँ पर मेरी शादी हो तो आप करवा सकती हैं। मेरी माँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने मेरी शादी का पैगाम पहुँचा दिया और वहाँ वो लोग भी आ गए और उन्होंने मेरे साथ मंगनी के बाद फ़ौरन ही शादी का इरादा कर लिया और 1 माह बाद मेरी शादी हो गई और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। और ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और यहाँ के रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे, नौकर चाकर, मेरी कोई भी फ़िक्र, मुझे कोई भी फ़िक्र नहीं है इनके बारे में। मुझे आज मैंने अलमारी खोली तो वहाँ पर मुझे एक सेट नज़र आया जो मुझे उन्होंने मेहंदी लगाने के इनाम के तौर पर दिया था। मुझे ये देखकर अपनी कहानी याद आ गई, इसीलिए मैं आप पर शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को जाते वक्त लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।